Good morning, everyone. This is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 2 के कोर्स का जो पेपर 6 है उसके अंतर्गत यूनिट 7 की चर्चा आज के क्लास में हम लोग करेंगे। और यूनिट 7 के अंतर्गत हमें देखना है कि जो टॉपिक दिया गया है वो है आर्म कंट्रोल और डिसआर्मामेंट जो है टॉपिक है, और इसको हमें देखना है जिसका अर्थ होता है निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण। और इसका अर्थ हमें देखना है प्रकार तथा समस्याएं तथा साथ ही साथ इसकी संभावनाएं क्या है, उसकी चर्चा हम लोगों को आज के क्लास में करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ये यूजी के भी कोर्स में है। यूजी सेमेस्टर 4 का जो कोर्स है उसके अंतर्गत पेपर 8 के अंतर्गत यूनिट 7 में ये टॉपिक को दिया गया है, और यहाँ भी पीजी में भी आप यूनिट 7 के अंतर्गत आप इसको पढ़ रहे हैं। और ये दोनों के लिए सेम टॉपिक है, इसलिए ये दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस पीजी का जो पेपर का कोड CC 202 है इन थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसके अंतर्गत हमें शस्त्र नियंत्रण और जो निशस्त्रीकरण है ये क्या कंसेप्ट है, इसके विचार क्या हैं, इसको हमें समझना है कि निशस्त्रीकरण क्या है और शस्त्र नियंत्रण क्या है। तो निशस्त्रीकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि शारीरिक हिंसा के प्रयोग के समस्त भौतिक तथा मानवीय साधनों का उन्मूलन। और यह एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व और उसकी प्रकृति से उत्पन्न हुए जो खतरे हैं, संकट हैं, उनको कम करना और इनसे हथियारों की सीमा निश्चित करने तथा उन पर नियंत्रण रखने या उन्हें घटाने का विचार ध्वनित करना होता है। निशस्त्रीकरण के प्रयास युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करने की एक कलात्मक आशा की पूर्ति नहीं करती, अपितु आश्चर्य में डाल देने वाले तथा यका जो कर देने वाले आक्रमणों को रोकने के लिए किया जाता है। और निशस्त्रीकरण का लक्ष्य आवश्यक रूप से निशस्त्र कर देना नहीं है। इसका लक्ष्य तो यह है कि हम जो भी हथियार उस समय उपस्थित है उनके प्रभाव को घटा दिया जाए। और मॉर्गेनथाउ के अनुसार निशस्त्रीकरण का कुछ या सब शस्त्रों में कटौती या उन्हें समाप्त करना ताकि शस्त्रीकरण की दौड़ का अंत हो सके है। और विश्व में होने वाली जो विनाशकारी युद्ध के पीछे जो है राष्ट्रों में शस्त्रीकरण की होड़ एक प्रमुख जो है वो कारण रही है। और इस सदी के प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जो है शस्त्रीकरण के फलस्वरूप राष्ट्रों द्वारा शक्ति संतुलन की सीमा को लांघ जाने की प्रक्रिया या उससे जुड़े हुए भय के कारण जो है वो उठे हैं। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस में शांति सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधि ने जर्मनी और उसके मित्र देशों को जो है वो वैश्वीकृत करके उनकी सैन्य शक्ति तथा शस्त्रीकरण की सामर्थ्य को परिसीमित कर दिया था। किंतु इसके यूरोप के देशों में शस्त्रीकरण की होड़ कम नहीं हुई और 1920 से लेकर 1936 के मध्य अनेक सम्मेलनों द्वारा विश्व की प्रमुख शक्तियों ने निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ निर्णय लिए हैं जिनका कारीगर साबित नहीं ना हो सके और द्वितीय विश्व को भड़काने में इसका प्रमुख कारण रहा। तो शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा के बावजूद निशस्त्रीकरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक प्रयास हुए हैं। और इस दृष्टि से महाशक्तियों द्वारा अप्रचुरन संधि तथा साल्ट संधि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फिर भी महाशक्तियों में आपसी मनमुटाव इतने गहरे थे कि समस्त मानव जाति की इच्छा के बावजूद वे निशस्त्रीकरण पर कोई निश्चित कार्रवाई नहीं कर सके। मॉर्गेनथाउ ने बताया है कि निशस्त्रीकरण पर विचार करते समय दो मूल भेदों का ध्यान में रखा जाना आवश्यक होना चाहिए।
सामान्य और स्थानीय निशस्त्रीकरण में भेद और मात्रात्मक तथा गुणात्मक निशस्त्रीकरण में भेद। सामान्य निशस्त्रीकरण का मतलब जिसमें सब संबंधित राष्ट्र भाग लें, जिस पर सारी प्रमुख नौसैनिक जो शक्तियां हैं जो भाग लें। उदाहरण के लिए 1922 की नौसैनिक शस्त्रीकरण पर परिसीमा की वाशिंगटन की संधि में मिलता है और जिस पर सारी नौसैनिक शक्तियों ने हस्ताक्षर किया था। और सन 1932 में विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन में से, जिसमें लगभग राष्ट्र समुदाय के सब सदस्यों का प्रतिनिधित्व हुआ था। और स्थानीय निशस्त्रीकरण से हमारा अभिप्राय उससे है कि जिसमें सीमित संख्या में राष्ट्र सम्मिलित हों। और सन 1871 का अमेरिकी और कनाडा के बीच जो रस-बगोटा समझौता इस प्रकार का एक उदाहरण है। मात्रात्मक निशस्त्रीकरण का उद्देश्य अधिक या सब प्रकार के शस्त्रीकरण में संपूर्ण कटौती है। सन 1932 में विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन में उपस्थित अधिकतर राष्ट्रों का यह ध्येय था। और गुणात्मक निशस्त्रीकरण केवल विशेष प्रकार के शस्त्रों में कटौती या उनका उन्मूलन है। जैसे 1932 में के विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन में ब्रिटेन ने आक्रमणकारी शस्त्रों को अवैध घोषित कराने का प्रयत्न किया था। तो व्यापक निशस्त्रीकरण को पूर्ण या संपूर्ण निशस्त्रीकरण भी कहते हैं। और पूर्ण या व्यापक निशस्त्रीकरण का अर्थ अंततोगत्वा ऐसी विश्व व्यवस्था लाना है जिसमें युद्ध करने के सारे मानवीय और भौतिक साधन समाप्त कर दिए गए हों और इस प्रकार विश्व में किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार नहीं होगा और सेनाएं पूरी तरह से भंग कर दी जाएंगी। सैनिक प्रशिक्षण केंद्र, युद्ध मंत्रालय, सैनिक साज सामान बनाने वाले कारखाने आदि भी बंद कर दिए जाएंगे। निशस्त्रीकरण अनिवार्य या और ऐच्छिक प्रकार का हो सकता है। अनिवार्य निशस्त्रीकरण युद्ध के उपरांत विजयी राष्ट्रों पर लागू किया जाता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर ऐसे ही निशस्त्रीकरण लागू किए गए थे। और जो यदि राष्ट्र स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा निशस्त्रीकरण को स्वीकार करते हैं तो उसे ऐच्छिक निशस्त्रीकरण कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल 1968 की अनुप्रसार निरोधक संधि थी। संक्षेप में अगर हम कहें तो निशस्त्रीकरण सामान्य भी हो सकती है और स्थानीय भी, मात्रात्मक भी हो सकती है और गुणात्मक भी, और एक पक्षीय भी हो सकती है और द्विपक्षीय और पूर्ण भी हो सकती है। आंशिक भी हो सकती है, नियंत्रित भी हो सकती है और अनियंत्रित भी। और अगर मोटे तौर पे हम देखें तो निशस्त्रीकरण में मौजूदा अस्त्र कम या समाप्त करने की बात जो है तथ्यगत रूप से होनी चाहिए कि किस तरह से जो शस्त्र हैं उनकी कमी की जाए। और अब हम इसको देखते हैं तो निशस्त्रीकरण था कि उसको निशस्त्रीकरण का क्या मतलब है। अब हम देखते हैं कि शस्त्र नियंत्रण जो आर्म्स कंट्रोल है वो कैसे होगा। तो निशस्त्रीकरण के कार्यक्रम को कुछ विद्वान या शास्त्र जो विद्वान है उसको शस्त्र नियंत्रण या आयुध नियंत्रण आर्म कंट्रोल कार्यक्रम कहकर भी पुकारते हैं। निशस्त्रीकरण के अनुसार तो राष्ट्र के पास शस्त्र ही नहीं होने चाहिए और राष्ट्रों के पास बिल्कुल ही शस्त्र या सेना ना रहे अथवा संपूर्ण निशस्त्रीकरण हो जाए तो ऐसा भी संभव नहीं है। फिर भी निशस्त्रीकरण केवल वर्तमान में उपलब्ध हथियारों का ही हो सकता है, जबकि शस्त्रों के उत्पादन की तकनीक में निरंतर प्रगति होती रहती है और उसके परिणाम स्वरूप नए हथियार बनते रहते हैं। अतः स्पष्ट है कि निशस्त्रीकरण को नए हथियारों पर लागू नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार के नियंत्रण के लिए एक पृथक शब्दावली प्रयुक्त की जाती है और वह है शस्त्र नियंत्रण, जिसे आर्म कंट्रोल कहते हैं। निशस्त्रीकरण शब्द का प्रयोग मौजूदा हथियार के नियंत्रण के लिए किया जाता है और शस्त्र नियंत्रण शब्द भविष्य के हथियारों के नियंत्रण की बात करती है। शस्त्र नियंत्रण का मतलब जो भविष्य के हथियार है उसको नियंत्रण करने की बात, जबकि निशस्त्रीकरण का जो
प्रयोग होता है वो मौजूदा जो हथियार होते हैं आपके पास उसको कंट्रोल करने की बात की जाती है, उसको नियंत्रित करने की बात करती है। और ये बेसिक डिफरेंसेस है निशस्त्रीकरण में और शस्त्र नियंत्रण में। ठीक है, इसके बाद जो है निशस्त्रीकरण शस्त्र नियंत्रण करने के प्रयत्न करता है और शस्त्र नियंत्रण शस्त्र की होड़ रोकने की कोशिश करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि निशस्त्रीकरण जो है वो शस्त्रों को नियंत्रण करने का प्रयत्न करता है, जबकि शस्त्र नियंत्रण उसके शस्त्रों के होड़ को, मतलब जो दिनों दिन जो उसकी प्रगति हो रही है उसको रोकने का प्रयास करता है। निशस्त्रीकरण का अर्थ युद्ध संचालन के सभी शस्त्रों तथा सेनाओं को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा घटाना है, और जबकि शस्त्र नियंत्रण में वे सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और अथवा उपाय आ जाते हैं जिनमें स्वीकृत जो शास्त्रों के प्रयोग को नियंत्रित किया जाता है। शस्त्र नियंत्रण इस प्रकार के शस्त्रों की कटौती पर उतना बल नहीं देता है जितना कि इस बात पर देता है कि किन किन विशिष्ट प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग ना किया जाए। शस्त्र नियंत्रण एक अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षक संस्था की अनिवार्यता को स्वीकार करता है जो समस्त राज्यों का निरीक्षण करने में समर्थ हो और कि राज्यों द्वारा निषिद्ध शस्त्रों का निर्माण अथवा प्रयोग जो है वो तो नहीं हो रहा है, वो एक देखने का काम करता है। वस्तुतः निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण का अंतर ही शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार का स्रोत बन गया था, और सोवियत संघ तथा अमेरिका पर यह आरोप लगा रहा था कि वह निशस्त्रीकरण से पूर्व ही नियंत्रण व्यवस्था चाहता है। इसी प्रकार अमेरिका का सोवियत संघ पर आरोप था कि वह बिना नियंत्रण की व्यवस्था के लिए निशस्त्रीकरण चाहता है, और इस तरह से दोनों जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण एक दूसरे के पूरक हैं, और शस्त्र नियंत्रण निशस्त्रीकरण का ही एक अभिन्न अंग होता है। दोनों का मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समाज में अवैध हिंसा एवं शक्ति के प्रयोग को रोकना है, और हिंसा एवं शांति के प्रयोग को रोकना, सीमित करना तथा उसे कम करना होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो निशस्त्रीकरण है और शस्त्र नियंत्रण है एक दूसरे के पूरक हैं। अब है कि निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है, निशस्त्रीकरण क्यों की जानी चाहिए। तो निशस्त्रीकरण को शांति का एक साधन समझा जाता है, और निशस्त्रीकरण का प्रयोजन राष्ट्रों को लड़ाई के साधनों से वंचित कर देना है, और निशस्त्रीकरण के दर्शन के अनुसार युद्ध का एकमात्र प्रत्यक्ष कारण शस्त्र एवं हथियारों का अस्तित्व होता है, और निशस्त्रीकरण के सिद्धांत जो है इस संप्रत्यय पर खड़ा होता है कि शस्त्रों के कारण युद्ध न केवल भौतिक दृष्टि से संभव है बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी संभाव्य बन जाता है, और मनुष्य इसलिए नहीं कि लड़ते कि उनके पास हथियार है, वरन इसलिए लड़ते हैं कि वे उन्हें लड़ने के लिए आवश्यक समझते हैं। और ब्रस्टेंड रसेल ने कहा है कि अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा वांछनीय होते हुए भी सामान्य निशस्त्रीकरण अस्थायी शांति की प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक वैज्ञानिक तकनीकी का ज्ञान बना रहेगा कि किसी बड़ी लड़ाई के छिड़ जाने के पर दोनों पक्षों द्वारा नाभिकीय शस्त्रों का निर्माण शुरू हो जाएगा, और पिछले और जितने भी शांति के वर्षों से भी अधिकार संहारक हथियार आ जाएंगे, और इस कारण केवल निशस्त्रीकरण ही पर्याप्त नहीं है। फिर भी यह एक आवश्यक कदम है जिसके बगैर शांति के लिए किए गए अन्य प्रयास अधिक उपयोगी नहीं होंगे। निशस्त्रीकरण की आवश्यकता जो है वो कुछ निम्न कारण है जिनके कारण से निशस्त्रीकरण की जो आवश्यकता है वो महसूस की जाती है, और वो जो कारण है उसमें जो महत्वपूर्ण कारण है जैसे कि शस्त्रीकरण के युद्ध की संभावना, दूसरा है शस्त्रीकरण से अंतर्राष्ट्रीय तनाव के उत्पन्न होना, तीसरा जो है शस्त्रीकरण पर असीमित रूप से लोक कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा, चौथा शस्त्रीकरण नैतिकता के प्रतिकूल है, पांचवा शस्त्रीकरण से अन्य देशों में हस्तक्षेप करना, शस्त्रीकरण से आर्थिक विकास के मार्ग में अवरुद्ध होना, शस्त्रीकरण मृत्यु का पैगाम है,
और मनोवैज्ञानिक दृष्टि, उसके बाद उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के अंत को करने में यह सहायक होता है निशस्त्रीकरण। तो इन सभी कारणों से निशस्त्रीकरण किया जाना जो है वो आवश्यक है, ताकि जो है हम इस दुनिया को, संसार को युद्धों से बचा सके और शांति को एस्टैब्लिश कर सके। और इसके संदर्भ में जो है इसके जो निशस्त्रीकरण के जो प्रकार बताएं, इसके पक्ष में तर्क दिया गया है कि निशस्त्रीकरण क्यों जरूरी है। तो कई विचारक जो हैं विश्व शांति के लिए निशस्त्रीकरण के महत्व को स्वीकार नहीं करते और उसके विपक्ष में कुछ तर्क देते हैं। तो निशस्त्रीकरण के विपक्ष में क्या तर्क दी जाती है? तो पहला जो तर्क दिया जाता है वह है कि निशस्त्रीकरण से युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति होती है। मतलब कि क्विंसी राइट ने कहा है कि निशस्त्रीकरण से संभवतः युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति पैदा होती है और युद्ध होने की संभावना उस समय और अधिक हो जाती है जब सब राज्यों के पास हथियार जो है वो कम हो। तो इसलिए जो है निशस्त्रीकरण जो है वो किया जाना चाहिए। और इसके बाद दूसरा जो तर्क दिया जाता है कि निशस्त्रीकरण से आर्थिक मंदी, ऐसा कहा जाता है कि निशस्त्रीकरण से आर्थिक मंदी पैदा होगी जिससे समृद्धि का मार्ग अवरुद्ध होगा। और आज लाखों करोड़ों मजदूर और तकनीकी विशेषज्ञ शस्त्र निर्माण, शोध तथा सैनिक साज सामान के निर्माण में लगे हुए हैं। यदि निशस्त्रीकरण लागू किया जाता है तो करोड़ों लोग बेकार हो जाएंगे और हजारों कारखाने बंद हो जाएंगे और कई देशों की अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगा जाएगी या खतरे में आ जाएगी। तो इसलिए निशस्त्रीकरण के विपक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि निशस्त्रीकरण जो है वो जो है नहीं किया जाना चाहिए। और इसके बाद आता है तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है कि निशस्त्रीकरण से वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति जो है वो भी अवरुद्ध हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि निशस्त्रीकरण से तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नति की गति मंद पड़ जाएगी और आज विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जितनी भी उन्नति हुई है उसका मूल कारण राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं और शस्त्र निर्माण के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान है। तो निशस्त्रीकरण के विपक्ष में दिए जाने वाले उपयुक्त तीन ही तर्कों में तथ्यगत सार नहीं है। यथार्थ में निशस्त्रीकरण युद्ध मनोविज्ञान को जन्म देता है और उससे अविश्वास और भय की अभिव्यक्ति होती है। निशस्त्रीकरण के फलस्वरूप आर्थिक कटौती के कारण कोई आर्थिक संकट नहीं आएगा, क्योंकि निशस्त्रीकरण की योजनाएं क्रमिक रूप से कई वर्षों और कालों में क्रियान्वित की जाएगी। और एमिल बेनोइट ने सुझाव दिया है कि मंदी से बचने का एकमात्र मार्ग नियोजन या योजना निर्माण है और इस तर्क में भी कोई वजन नहीं है कि निशस्त्रीकरण हो जाने पर सारी तकनीकें और वैज्ञानिक उन्नति रुक जाएगी। टायनबी के अनुसार यदि निशस्त्रीकरण हो जाता है और यदि सामाजिक परिवर्तन के लिए शांति के तरीके अपनाए जाते हैं तो प्रौद्योगिकी उन्नति में कोई शिथिलता नहीं आएगी। तो इस तरह से जो है निशस्त्रीकरण के संबंध में जो विचार है, जो कुछ जो है विचार ऐसा है कि उसको किया जाना चाहिए और कुछ जो है ने कहा है कि वैसा नहीं किया जाना चाहिए। और कोहन ने के अनुसार जो है उन्होंने इसकी निशस्त्रीकरण के जो प्रकार हैं, फॉर्म्स हैं, उसकी बताई गई है कुछ विद्वानों के द्वारा। तो उसके प्रकार के अंतर्गत जो होता है जैसे कि सामान्य निशस्त्रीकरण, जिसको हम लोग जनरल डिसआर्ममेंट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सामान्य निशस्त्रीकरण में विश्व के सभी राष्ट्र सम्मिलित होते हैं, जैसे कि 1932 में नियंत्रण सम्मेलन में हुआ था। दूसरा है परंपरागत निशस्त्रीकरण और इसका तात्पर्य है कि परंपरागत अस्त्र शस्त्र पर नियंत्रण किए जाएं और उन्हें नष्ट किए जाएं, जैसे कि सुरक्षा सेना में कटौती, उनके परंपरागत अस्त्र शस्त्रों का उपयोग पर रोक आदि। तीसरा जो है आणविक निशस्त्रीकरण, ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आणविक अस्त्र शस्त्रों पर रोक लगाने की मांग पर जोर पकड़ने लगी थी और उसमें यह चीज़ करने की बात कही गई थी। उसके बाद है मात्रात्मक निशस्त्रीकरण, मात्रात्मक क्वांटिटिव डिसआर्ममेंट, जिसमें इस निशस्त्रीकरण का उद्देश्य किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र या सेनाओं की संख्या पर प्रतिबंध लगाना होता है, जैसा कि 1932 के विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों का यही उद्देश्य था।
उसके बाद है गुणात्मक निशस्त्रीकरण, जिसमें विशिष्ट प्रकार के शस्त्रों को कम करने या समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में अणु शक्ति आयोग कई बार अणु आयुधों को के निशस्त्रीकरण के प्रयास के लिए कार्य की है। उसके बाद आता है पूर्ण निशस्त्रीकरण। इसमें सभी प्रकार के शस्त्रास्त्रों पर रोक लगाई जाती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण है, ये दोनों ही एक दूसरे के कभी कभी पर्यायवाची मान लिया जाता है, लेकिन दोनों का लक्ष्य जो है वो शांति को प्राप्त करना है और शस्त्रास्त्रों की कमी करके युद्ध को रोकना या नियंत्रण करना या उन पर नियंत्रण लगाना करना है। तो इस तरह से शस्त्र नियंत्रण के दो भाग हैं। पहला जो है शस्त्रों की कटौती का अर्थ, इसमें सम्मिलित राष्ट्र राज्यों के लिए सर्व स्वीकृति शस्त्रों को रखना या शस्त्रों में कटौती का फॉर्मूला या विश्व या फिर क्षेत्रीय स्तर पर लागू करना। और दूसरा जो है कि शस्त्रों पर प्रतिबंध लगाना, जैसे कि कोलंबिस तथा उल्फ के अनुसार इन्होंने बताया है कि शस्त्रों पर प्रतिबंध लगाना, जिसे शस्त्र निरोध भी कहते हैं, युद्ध के प्रभाव को सीमित करने तथा अचानक छिड़ जाने वाले संभावनाओं को रोकने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय समझौते शामिल हैं। तो इस तरह से शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण दोनों में आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि जो निशस्त्रीकरण है उसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों हम निशस्त्रीकरण को करना चाहिए, निशस्त्रीकरण जो है वो क्यों आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत हमने देखा था कि निशस्त्रीकरण जो है करने की आवश्यकता क्यों है। तो आज निशस्त्रीकरण एक महत्वपूर्ण इसकी आवश्यकता है। यह मानव की एक सुखद कल्पना है कि यदि निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए तो विश्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि न केवल वर्तमान के लिए बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी वरदान हो सकती है। और इसलिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। और इसमें जो पहली बात कही गई है कि निशस्त्रीकरण क्यों करना चाहिए, तो शांति की स्थापना के लिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता है। सबसे पहले कि शांति व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। आज विश्व के देशों में शस्त्रीकरण की होड़ जो है वो लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है, और शस्त्रों की बिक्री और व्यापार राजनीतिक स्वार्थों के लिए की जा रही है। यदि इसको ना रोका जाए तो इसका परिणाम एक और विश्व युद्ध हो सकता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि शस्त्रों का त्याग किया जाए जिससे कि विश्व शांति रह सके। और प्रोफेसर कोहन का मत है कि शस्त्रीकरण के द्वारा विश्व के राष्ट्रों में भय और मनमुटाव पैदा करता है, जबकि निशस्त्रीकरण के द्वारा भय और मनमुटाव को कम करके आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है। और इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए आइनिस क्लाइड्स ने कहा है कि शस्त्र सज्जा के द्वारा राजनीति के विद्वान युद्ध करने के लिए प्रेरित होते हैं। अतः यदि हम शांति की आकांक्षी हैं तो हमें शस्त्रों का तथा शस्त्र प्रतिद्वंदियों का परित्याग कर देना चाहिए। निशस्त्रीकरण की प्राप्ति अंततः हमें शांति स्थापना की ओर ले जाती है। और अमेरिकन मित्र सेवा समिति का भी यह मत है कि शस्त्रीकरण देश की सुरक्षा को मजबूत नहीं करता, वरन यह देश को तथा विश्व को असुरक्षित करता है या असुरक्षित बनाता है। और इस प्रकार शस्त्रीकरण से युद्ध की संभावनाएं, प्रतिद्वंदियों की संख्या बढ़ती है। अतः शस्त्रास्त्रों पर प्रतिबंध ही शांति स्थापना की एकमात्र साधन है। दूसरी जो आवश्यकता है वो क्यों है कि शस्त्रीकरण से अंतर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होता है। तो जो ये टेंशन है, इंटरनेशनल टेंशन को इंक्रीज करने में जो आर्मेंट्स है उसका योगदान होता है। तो राष्ट्रों में शस्त्र नियंत्रण की होड़ अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को भंग करती है और इससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता है। परंतु कुछ विद्वान यह मानते हैं या उनका यह कहना गलत है कि शस्त्र ही युद्ध का एकमात्र कारण है तथा उन्हें समाप्त कर देने से युद्ध भी समाप्त हो जाएंगे। विद्वानों का मत यह है कि यदि शस्त्रों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए तो भी लोग जो है वो लड़ेंगे ही। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है शस्त्रीकरण करने का वो है आर्थिक कारण। शस्त्रीकरण पर जितना धन व्यय किया जाता है
यदि उस पर धन को शस्त्र पर खर्चा ना करके विकास के कार्यों पर खर्च किया जाए तो विश्व की असमानता, बेकारी, गरीबी, भुखमरी, बीमारी, निरक्षरता तथा पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है और इससे विश्व की आर्थिक जो है वो विकास होगा। और प्रोफेसर गुप्ता ने कहा है कि सशक्तिकरण के अभाव में आर्थिक साधनों को ऐसे कार्यों में लगाया जा सकता है जिससे कि लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। और सैमुअल मिलमैन ने भी कहा है कि शस्त्रों के बजाय समस्त साधनों का प्रयोग विश्व औद्योगिकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए किया जाना चाहिए। अमेरिकन राष्ट्रपति जो हैं आइजनर हावर ने भी कहा है कि अणु शस्त्रों के और अन्य शस्त्रों के निर्माण में जो धन या व्यय किए जाते हैं उनका प्रयोग गरीबों को अन्य कपड़ा देने में तथा शरणार्थियों को बसाने में किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो है वो आर्थिक इम्पैक्ट भी इसका पड़ता है, तो इसलिए भी सशक्तिकरण जो है करने की बात कही जाती है। अब है कि अणु शस्त्रों का भय, टेरर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अणु बमों का विनाशकारी प्रभाव जापान के 2 शहरों में देखने को हमें मिला है और आज के उन बमों से अधिक शक्तिशाली या विनाशकारी क्षमता वाले बम अनेक देश के पास हैं। तो आणविक शस्त्रों की छाया में विश्व का भविष्य जो है अनिश्चित है और जबकि दूसरी ओर जो कुछ विचारक यह मानते हैं कि अणु बमों के कारण ही विश्व में शांति बनी हुई है। अणु शस्त्रों की भयंकर संग्राहक शक्ति आतंक का संतुलन बनाए हुए हैं और अन्यथा अभी तक जो है वो तृतीय विश्व युद्ध छिड़ गया होता। और इस तर्क में कुछ सच्चाई है, तथापि यह स्वीकार करना होगा कि युद्ध की निरंतर संभावनाओं और आशंकाओं से बचने का मार्ग निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण का है, ना कि शस्त्रीकरण का। 5वां जो बात है वो है कि विश्व बंधुता से सहयोग। तो जहाँ पर शस्त्रीकरण मानव में घृणा को जन्म देता है, एक दूसरे में से अलगाव पैदा करता है, वहाँ निशस्त्रीकरण से युद्धों को समाप्त करने में सहायता मिलती है तथा विश्व बंधुता की भावना का विकास करने में सहायता मिलती है। और युद्ध नैतिकता के विरुद्ध है और निशस्त्रीकरण नैतिकता की ओर हमें ले जाता है। नेक्स्ट जो है वो बताया गया है कि सभी राष्ट्रों का हित इसमें है। तो निशस्त्रीकरण सभी राष्ट्रों की भलाई से जुड़ा हुआ है और निशस्त्रीकरण से जहां एक ओर छोटे राष्ट्रों के ऊपर वित्तीय, राजनीतिक, सैनिक तथा अन्य दबाव कम होते हैं, उन्हें अपने विकास करने पर धन अधिक खर्च करने का अवसर मिलेगा तथा शस्त्र खरीदने के जो शोषण से मुक्त खरीदारी जो है वो शोषण से मुक्ति मिलेगी। और वहीं दूसरी ओर बड़े राष्ट्रों को अपना आत्मगौरव बनाए रखने के लिए शस्त्रीकरण पर धन व्यय नहीं करना पड़ेगा और इस प्रकार छोटे बड़े सभी राष्ट्रों के हित में हित जो है वो निशस्त्रीकरण से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी। आज संपूर्ण विश्व में तृतीय विश्व युद्ध का भय जो है व्याप्त है और यदि कभी ऐसी स्थिति आई तो राष्ट्र जो है सभी जो अगर आती है तो राष्ट्रों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और इसलिए विश्व की सुरक्षा प्रथम आवश्यकता है और अन्य सभी मुद्दे जो है वो गौण हैं और निशस्त्रीकरण से विश्व की सुरक्षा संभव हो सकती है। तो इस तरह से देखा जाए तो निशस्त्रीकरण जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, जिसमें हमने देखा कि निशस्त्रीकरण जो है वो शांति की स्थापना में हमें आवश्यक होता है। निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है, उसके बाद शस्त्रीकरण के अंतर्राष्ट्रीय तनाव को जो है वो उत्पन्न होता है, उसको भी कम करने में इसमें सहायता होती है। आर्थिक विकास होता है, अणु शस्त्रों का भय भी जो है वो कम होता है, विश्व बंधुता में सहयोग मिलती है, सभी राष्ट्रों का हित और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सभी कारणों से निशस्त्रीकरण जो है वो उसको किया जाना चाहिए। अब है कि हम देखते हैं कि जो राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो है कौन सी व्यवस्थाएं की गई थी निशस्त्रीकरण के बारे में और जो अलग जो राष्ट्र हैं निशस्त्रीकरण की के मार्ग में जो हैं बाधाएं हैं, निशस्त्रीकरण के मार्ग में क्या बाधाएं हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो निशस्त्रीकरण के मार्ग में जो बाधाएं हैं उसको
सभी देशों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी देशों का जो मुख्य उद्देश्य है कि विश्व को संभावित परमाणु विध्वंस और पूर्व विनाश से बचाना चाहिए या है। और इस उद्देश्य का मुख्य साधन क्या है? निशस्त्रीकरण है और शस्त्र नियंत्रण है। दो ही कारण से ही जो है वो हम विश्व को जो है वो बचा सकते हैं। परंतु विश्व का जनमत यहाँ पर एक और शस्त्र नियंत्रण के पक्ष में है, तो दूसरी ओर जो है इस उद्देश्य की प्राप्ति के रास्ते में अनेक जो है वो बाधाएं हैं, जिसको हम देख सकते हैं। पहला जो बाधा है वो है शस्त्रों के प्रति बना रहने वाला निरंतर विश्वास। निशस्त्रीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी जो बाधा है राष्ट्रों का शस्त्रों के प्रति निरंतर जो विश्वास बना हुआ है, जो राज्यों की शक्ति के प्रदर्शित के लिए आवश्यक माना जाता है। और जब तक राज्यों की यह धारणा बनी हुई है कि शस्त्रास्त्रों के अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं तथा अनेक उद्देश्यों को वह पूरा करते हैं, तब तक शस्त्रीकरण पर प्रतिबंध लगाना जो है वो संभव नहीं है। क्योंकि राष्ट्रों को यह लगता है कि जब तक उनके पास शस्त्र नहीं होगा वो शक्तिशाली नहीं होंगे, या दूसरा उनके मन में यह भय रहता है कि अगर उनके पास वो शस्त्र नहीं होगा तो दूसरे जो राष्ट्र हैं वो उन पर आक्रमण कर देंगे। तो ये जो एक सोच है, तो उस सोच के वो ये सोच जो है और जो शस्त्र के प्रति जो एक विश्वास है कि वो होना चाहिए, ये जो है निशस्त्रीकरण के मार्ग में एक बाधा के रूप में हमें दिखाई देता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि शस्त्रीकरण शक्ति के अनुपात पर समझौते की समस्या। मतलब एक बाधा निशस्त्रीकरण के मार्ग में यह बाधा है कि निशस्त्रीकरण के किसी समझौते से पहले विभिन्न राष्ट्रों की शस्त्र तथा शस्त्र संसाधनों की शक्ति के अनुपात का समझौता होना चाहिए। लेकिन विभिन्न राष्ट्रों के शस्त्र और शस्त्र संस्थानों में अनुपात निश्चित करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह देखने को हमें मिलता है कि महाशक्तियां अपनी शक्ति को बनाए रखना चाहते हैं और दूसरों की शक्ति को छीन करना चाहते हैं, जबकि निशस्त्रीकरण का उद्देश्य शक्ति का अनुपातिक अथवा संतुलित रखना होता है। लेकिन इसमें जो है जो नवोदित राष्ट्र हैं या जो नए राष्ट्र हैं या जो औपनिवेशिक राष्ट्र हैं, जब वो शस्त्रों को बनाना चाहते हैं तो उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाकर शक्तिशाली राष्ट्र रोकना चाहते हैं। दूसरा कि उनके यहाँ शस्त्रों का भंडार क्या है इसका कुछ अता पता नहीं रहता है कि कितने शस्त्र उनके पास हैं और उनको किस हद तक नष्ट करना है। तो जब तक इस तरह की का जो संतुलन है नहीं बनेगा और ये जो सोच नहीं चेंज होगी कि मतलब शस्त्र निशस्त्रीकरण दोनों के लिए आवश्यक है, तब तक जो है वह एक रूप से एक बाधा के रूप में ही जो है वो निशस्त्रीकरण जो है वो रहेगी और बाधा के रूप में ही हमें दिखाई देगी। इसके बाद आता है कि अविश्वास की समस्या। तो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य भारी अविश्वास पाया जाता है। विभिन्न राष्ट्रों द्वारा समय समय पर प्रस्तुति की गई अनेक निशस्त्रीकरण की योजनाएं सदैव अविश्वास और डर से ही ग्रसित रहती हैं। इसलिए इनमें कुछ न कुछ आरक्षण और व्यर्थ की धाराएं जोड़ दी जाती हैं, जिससे कि दूसरे राष्ट्र कभी स्वीकार नहीं करते। तो इस तरह से जो है वो यह एक बाधा के रूप में कार्य करती है। उसके बाद असुरक्षा। निशस्त्रीकरण के मार्ग में एक बाधा असुरक्षा है और इसका कारण यह है कि सशस्त्रों की सुरक्षा का आधार माना जाता है और निशस्त्रीकरण को ऐसी स्थिति समझा जाता है जिसमें राष्ट्रों की असुरक्षा पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट, राजनीतिक शत्रुता का विरोध। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सशस्त्रों की दौड़ में और राजनीतिक शत्रुता निशस्त्रीकरण के मार्ग में प्रमुख बाधाएं हैं और प्रत्येक राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर दूसरे राष्ट्रों पर अपना प्रभाव और शक्तिशाली बनना चाहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्र हित की सर्वोच्चता। प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों को महत्व देता है, ना कि निशस्त्रीकरण को। राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवहार किया जाता है और सभी देश अपने राष्ट्रीय हित निशस्त्रीकरण में देखते हैं, जिससे कि निशस्त्रीकरण को स्वीकार नहीं किया जाता। शस्त्रीकरण में देखते हैं जिसके कारण निशस्त्रीकरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और राष्ट्रवाद और संप्रभुता की धारणा के कारण राष्ट्र अपनी इच्छा से ही अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकार सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है महाशक्तियों में मौलिक मतभेद। जो निशस्त्रीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी जो बाधा है वो महाशक्तियों के मौलिक मतभेद का होना है। उदाहरण के लिए
अगर रूस और चीन में सैद्धांतिक मतभेद है तो रूस और अमेरिका में वैचारिक मतभेद है। और इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में के संबंध में भी महाशक्तियों के मध्य गंभीर मतभेद पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है शस्त्रों की बिक्री के आय का लालच। शस्त्रों का उत्पादन करने वाले देशों को यह भी धारणा है कि निशस्त्रीकरण का कार्यक्रम सफल हो गया तो उन देशों की आर्थिक संपन्नता समाप्त हो जाएगी और उन्हें शस्त्रों के निर्माण करने वाले कल कारखाने जो हैं वो बंद करने पड़ेंगे, जिससे कि बेरोजगारी, महंगाई उत्पन्न होगी। और इसी कारण अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पूंजीवादी देशों में शस्त्रास्त्रों निर्माता कंपनियों के मालिक तथा हिस्सेदार राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तथा निशस्त्रीकरण को सफल नहीं होने देना चाहते। और इस प्रकार निशस्त्रीकरण का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समस्याओं का निदान हिंसा के स्थान पर शांतिपूर्ण ढंग से परस्पर सद्भावना के आधार पर करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। परंतु जब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैचारिक मतभेद है, संकीर्ण राष्ट्रवाद तथा स्वार्थपूर्ण राष्ट्रीय हित जो है वो पाए जाते रहेंगे और तब तक निशस्त्रीकरण का विचार कल्पना मात्र ही रहेगा। मॉर्गेनथाउ ने ठीक ही कहा है कि सैनिक प्रतिस्पर्धा के अभाव में राजनीतिक विवादों का समाधान संभव नहीं है और तब तक राजनीतिक विवाद हल नहीं होंगे जब तक कि निशस्त्रीकरण संभव नहीं हो सकता है। तो इस तरह से निशस्त्रीकरण के सिद्धांत को पूरी तरह से लागू करने में ये सारी जो है वो बाधाएं हैं। और इसके बाद इन बाधाओं के बाद हम देखते हैं कि जो निशस्त्रीकरण के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो क्या है, और उसको हम संक्षिप्त में देखेंगे। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो निशस्त्रीकरण का जो सिद्धांत है वो उसको कैसे उसके सुझाव में निशस्त्रीकरण का हेतु हम क्या सुझाव देंगे जिससे कि इसको सफल बनाया जा सके। तो इसकी निशस्त्रीकरण के लिए जो है कुछ जो तकनीक है, कुछ उसको रोकने के लिए, उसको सुझाव देने के लिए कुछ विचार हैं जिस पर अमल करके इसको निशस्त्रीकरण को किया जा सकता है। और उनमें है पहला जो है विश्व बंधुता की भावना का विकास। सबसे पहले हमें विश्व बंधुता के भावना की विकास करना होगा, क्योंकि निशस्त्रीकरण की सफलता के लिए विश्व बंधुता की भावना का विकास करना अति आवश्यक है, क्योंकि इस भावना से विश्व में युद्ध जो है वो नहीं होगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि संदेहों का निराकरण करना। डाउट्स जो हैं, विरोधी विचारधारा वाले देश अपने देशों को सुधारने का प्रयास करें और यह तभी संभव हो सकता है जब आपसी संदेह के स्थान पर विश्वास को महत्व दिया जाएगा। अगर हम एक देश दूसरे देश को संदेह की दृष्टि से देखता रहेगा तो निशस्त्रीकरण का जो कंसेप्ट है वो लागू नहीं हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम जो है वो विश्वास को कायम रखें और इस विश्वास को बनाए रखने में दूसरे राष्ट्र भी हमारी मदद कर सके। तीसरा जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि विश्व जनमत को तैयार करना। विश्व में निशस्त्रीकरण के पक्ष में शक्तिशाली जनमत तैयार किए जाएं और जिससे कि विश्व का कोई भी देश उसकी उपेक्षा ना कर सके और ना ही करने का साहस करे। तो इस तरह का अगर कंडीशन तैयार किया जाएगा, विश्व जनमत तैयार किया जाएगा निशस्त्रीकरण या शस्त्र नियंत्रण को लेकर, तो ये संभव हो सकता है कि निशस्त्रीकरण किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि विवादों के हल के लिए शांतिपूर्ण प्रयास। विश्व के प्रत्येक देश अपने विवादों का हल जो है वो शांतिपूर्ण करे, ना कि शस्त्रों से करे। तो ये अगर किया जाना अगर संभव हो पाता है तो जो है वो उसको किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि जो दो विश्व युद्ध हैं, निशस्त्रीकरण में राष्ट्र संघ से के लिए जो प्रयास किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो प्रयास किया गया, तो उसमें क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अगर प्रयास देखें अगर निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में, तो इसमें शांति और सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता का अनुभव करते हुए जो पहला प्रयास किया गया था वो पेरिस की शांति समझौते की विभिन्न संधियां थी। और इस दिशा में जो पहला चरण के रूप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा स्थलीय एवं जलीय सैनिक शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया गया था।
और उसके अंतर्गत जो संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान है उसके अंतर्गत धारा 8 में ही शांति को स्थापित करने के लिए सशस्त्रों की कमी की आवश्यकता को बताते हुए इसके लिए विस्तृत योजना बनाने का कार्य संघ की काउंसिल को सौंपा गया था। और इस कार्य के लिए जनवरी 1920 में एक अस्थायी परामर्शदाता आयोग का भी जो है वो गठन किया गया था। और इसके बाद जो एक सितंबर 1922 में जो एक समझौता हुआ 23 में असेंबली में पारस्परिक सहायता की संधि का एक जो ड्राफ्ट जो था उसको स्वीकार किया। तो ये भी जो था एक निशस्त्रीकरण के इसमें भी प्रयास था। इसके बाद हम देखें कि जो वाशिंगटन सम्मेलन हुआ, राष्ट्र संघ के बाहर किए गए जो प्रयास थे, ये तो राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो किए गए थे। निशस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए सज्जीकरण आयोग का गठन किया गया। राष्ट्र संघ का निशस्त्रीकरण सम्मेलन जेनेवा में हुआ और उसके बाद बहुत सारा जो कुछ सफल रहा और कुछ असफल रहा। लेकिन उसके बाद हम अगर देखेंगे कि राष्ट्र संघ के बाहर जो निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास किए गए तो उसमें वाशिंगटन सम्मेलन जो 1921 से 22 तक हुआ उसमें भी निशस्त्रीकरण को स्वीकार करने के लिए जो है वो प्रयास किया गया। उसके बाद जेनेवा सम्मेलन 1927 में किया गया। तो जेनेवा कन्वेंशन और 1972 वाशिंगटन सम्मेलन के बाद ये हुआ। और तीसरा लंदन का नौसैनिक सम्मेलन, ये भी इम्पोर्टेंट था निशस्त्रीकरण के कंसेप्ट को लागू करने के लिए। और उसके बाद जो है द्वितीय लंदन नौसैनिक सम्मेलन जो 1935 में हुआ। तो ये सारे प्रयास जो है राष्ट्र संघ के बाहर करने के प्रयास किए गए और इसके द्वारा शस्त्रों में नियंत्रण, शस्त्रों की कटौती करने का प्रयास किया गया था। इसके बाद जो द्वितीय महायुद्ध के बाद जो निशस्त्रीकरण के प्रयास हुए उनमें जो पहला प्रयास किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर की धारा में निशस्त्रीकरण की चर्चा की गई है। और चार्टर में निशस्त्रीकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेवारी महासभा और सुरक्षा परिषद जो है उसके जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को दी गई है। और चार्टर के जो चार्टर है यूएन चार्टर में निशस्त्रीकरण संबंधी उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए पहला कदम 15 नवंबर 1945 को उठाया गया। और कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका की सरकारों ने एक घोषणा प्रकाशित करके यह प्रस्ताव रखा कि परमाणु ऊर्जा के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण पर कार्य करने के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को स्थापित किया जाए। तीसरा जो प्रयास था वो था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महासभा ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग यूनाइटेड नेशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना करने के लिए इसके सदस्य राज्यों से सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य राज्यों के साथ साथ कनाडा में किया गया था। उसके बाद 13 फरवरी 1947 को सुरक्षा परिषद ने पारस्परिक हथियार आयोग जो है उसको जो है कन्वेंशनल डिसआर्मेंट कमीशन की स्थापना करने की भी बात रखी थी। और बेरुक योजना के विकल्प के रूप में 11 जून 1947 को सोवियत संघ ने कुछ प्रस्ताव पेश किए थे। और सोवियत योजना में एक परमाणु नियंत्रण प्रणाली की शर्त और सिद्धांत को भी किया गया था। और इस प्रकार जो है 11 जनवरी 1952 की छठी महासभा ने संयुक्त राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण आयोग की जो है वो स्थापना भी की गई है। और 10 मई 1955 को सोवियत संघ के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र संघ के निशस्त्रीकरण की एक नई योजना रखी और रूस ने सेना के 1/3 कटौती की मांग को छोड़ दिया और आण्विक हथियारों को तत्काल नष्ट करने का जिद छोड़कर उसने पश्चिमी गुट की यह बात मान ली और 3/4 हथियार और सैनिकों को कमी करने के बाद इस दिशा में उठाए गए कदम अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण संघ की स्थापना की गई है। और इस तरह से हम देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रयास जो हैं अंतर्राष्ट्रीय
क्षेत्र में जो किए गए हैं शस्त्रों को नियंत्रित करने के लिए या निशस्त्रीकरण के लिए, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस प्रकार हम अगर निष्कर्षतः कह सकते हैं कि परमाणु हथियारों में कमी करने की अमेरिका और रूसी घोषणा से विश्व शांति की संभावनाएं बहुत ही बढ़ी हैं। और यह सही है कि उक्त कटौती के बावजूद मानव संहार के लिए पर्याप्त परमाणु भंडार बचे रहेंगे, और फिर भी अगर इसके आगे इसमें और भी कमी होने और अंततः परमाणु हथियार मुक्त विश्व स्थापित होने की संभावना को जो है वो बल मिलता है। और फ्रांस चीन के परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने की सहमति जताई है, और अमेरिका चाहता है कि भारत भी उसे स्वीकार कर ले। परंतु भारत एक और जहां परमाणु निशस्त्रीकरण के नए प्रयासों की सराहना की है, वहीं दूसरी ओर यह मौका है कि यह संधि भेदपूर्ण है और राष्ट्रों को परमाणु शस्त्र युक्त और परमाणु शस्त्र विहीन दो वर्गों में बांटती है, जो न्याय संगत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 24 सितंबर 2009 को सर्वसम्मति से स्वीकार प्रस्ताव में सभी राष्ट्रों ने परमाणु अप्रसार संधि और CTBT पर हस्ताक्षर करने को कहा है। अभी शीत युद्ध का अंत हो चुका है, सोवियत संघ का विघटन हो चुका है और पूर्वी यूरोप में साम्यवाद ध्वस्त हो चुका है। अतः बदले अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में निशस्त्रीकरण की सफलता के अवसर बहुत ही बड़े हैं। तो इस तरह से हम देखें तो आने वाले दिनों में निशस्त्रीकरण के लिए संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी, और एक तरह से इसको पूरे विश्व को शस्त्रों की कटौती और निशस्त्रीकरण के माध्यम से एक कंट्रोल करते हुए जो विश्व शांति की जो भावना है उसको जो है स्थापित करने का प्रयास सभी देश जो है वो सामूहिक रूप से करेंगे। और इसी आशा के साथ हम ये विश्वास करते हैं कि ये निशस्त्रीकरण का जो सिद्धांत है वो एक तरह से पूरी तरह से पूरे विश्व में इसको सारे देश इसको स्वीकार करेंगे, और जो ज़रूरत है मानव की प्रगति के लिए वो करेंगे, ना कि वो एक जो विचार है कि हमें शस्त्र रखने हैं, युद्ध करने हैं, उसके माध्यम से करेंगे। और इसका उपयोग जो है वो मानवता की रक्षा के लिए करेंगे, ना कि इसके मानवता के विरुद्ध करेंगे। तो ये था हमारा आज का क्लास। अब इससे संबंधित जो कुछ प्रश्न आते हैं, तो प्रश्न आ सकते हैं कि निशस्त्रीकरण के अर्थ को समझाते हुए इसकी आवश्यकता का वर्णन करें, ठीक है, या निशस्त्रीकरण की संभावनाएं तथा निशस्त्रीकरण की समस्याएं तथा संभावनाओं की विवेचना करें, या निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण में भेद कीजिए तथा पिछले दशक में निशस्त्रीकरण के लिए की गई प्रगति के प्रयासों की विवेचना करें, या निशस्त्रीकरण पर एक निबंध लिखें। क्या निशस्त्रीकरण संभव है, इसकी विवेचना करें। या क्वेश्चन आ सकता, निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको प्राप्त करने के आर्थिक तर्कों की विवेचना करें। तो ये सब कुछ प्रश्न हैं जो आ सकते हैं या बनते हैं। तो इस आधार पे जो है क्वेश्चन की आप लोग तैयारी करें एग्ज़ाम्स के लिए, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इस लेक्चर में मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है कि एक तरह से जो भी प्रश्न बने वो कवर हो जाए। तो आई थिंक आपके लिए ये क्लास जो है उपयोगी साबित हो। इसी आशाओं के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो है अपना क्लास जो है अच्छे से उसको समझेंगे और परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, जो आपके भविष्य के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।